नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जो पढ़ा था भारत और आकृतियों पढ़ा था, आकृति और आकार। और अब दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारा दूसरा चैप्टर है 9th क्लास का। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम पेन इसको कम कर लेते हैं, इसकी कमी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया गया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारा है जो इसमें हिमालय पर्वत, ये यू शेप में दे रखा है हिमालय पर्वत पूरा। ठीक है, ये अब आते हैं आगे। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण देखेंगे तो भारत को कम 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखेंगे। पहले भारत का उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जैसे यू शेप में मैंने बताया था, या फिर अर्धवृत्त ऐसे। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर निम्न प्रकार हैं। पहला माउंटेन, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर कंचनजंगा है, भारत में पड़ती है ये, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू
ये नेपाल की है। 8,481 मीटर इसकी लंबाई है। धौलागिरी नेपाल में है। 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आगे देखेंगे। नंगा पर्वत भारत में स्थित है। 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। 8,078 इसकी ऊंचाई है, मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट भारत में है। 7,756 मीटर ऊंचाई है। नामचा बरुआ भारत में है। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरुला मधाता नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। आगे देखेंगे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। आगे देखेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच का तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, जबकि पीरपंजन श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ज्ञात कीजिए। एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादी से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। आगे देखेंगे। यह है भारत का मैप। तो इसमें पहले काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। ये सारी इस अर्धचंद्राकार आकृति में स्थित है हिमालय की सारी ये श्रृंखलाएं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम इसको बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें से हम क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताएंगे। ठीक है। अब आगे इसमें क्या दे रखा है तो वो पढ़ते हैं हम। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड, जिसे गार्ज कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा की साथ फैल जाता है।
इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से हैं बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब उत्तर मैदान देख लेंगे। पहाड़ी मैदान तो देख लिया जो कि हिमालय क्षेत्र का मैदान कहलाता है। हिमालय क्षेत्र का मैदान वो हिमालय कहा जाता है जहाँ पर्वत हैं सारे। अब देखेंगे उत्तर मैदान। अब उत्तर मैदान में क्या है, इसे पहले हटाते हैं। ये उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन को क्या बोलते हैं, द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कितना, 240 किलोमीटर से चौड़ा और 220 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। थोड़ा कम करते हैं इसको। क्षेत्र है समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरकाएं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच, आब का अर्थ है पानी। हमने ऊपर एक चीज़ मिस की है इसमें, ये क्या आप जानते हैं, ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदी हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। कहाँ पर है, असम में। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं। इसे क्या कहा जाता है, भामर के नाम से जाना जाता है। सभी सरताएं इस भामर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरताएं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था। आगे देखेंगे इसमें। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति क्या थी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क यूपी में स्थित है। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर
मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बनाए हुए नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानी के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब देखेंगे हमारा मैदान हिमालयी क्षेत्र हो गया और मैदानी क्षेत्र हो गया। अब देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला में दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाद छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थालघाट, बोरघाट तथा पालघाट की स्थिति ज्ञात करें। आगे देखेंगे इसमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 16 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे अनाईमुड़ी, इसकी 2695 मीटर ऊंचाई है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, इसकी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरों तथा जावेड़ी की पहाड़ियां भी स्थित हैं। आगे देखेंगे
उड़ंगमलगम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषताएं यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। अब देखेंगे, अब हमारा प्रायद्वीपीय मैदान भी हो गया, जो पठारी मैदान था वो हो गया। अब देखेंगे भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल तो पता है राजस्थान का क्षेत्र है। तो अब देखते हैं इसमें, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगिक मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरताएं दिखती हैं। सरताएं आप समझ रहे हो ना, नदियाँ। सरताएं दिखती हैं मतलब नदियाँ। कुछ जब भी बारिश होती है तब दिखती हैं, फिर जब बारिश नहीं होती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं। उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी है। अब आगे देखेंगे, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला जो मिट्टी में बन जाता है ना, हम उसमें उसे बोलते हैं बरकान। जो राजस्थान में मिट्टी के बड़े बड़े टीला बन जाते हैं, हवा के जरिए अर्धचंद्राकार से बन जाते हैं, उनको बरकान बोला जाता है। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें चित्र आप खुद देख लेना, चित्र के जरिए समझाया गया है। यह एनसीईआरटी की पूरी वो पीडीएफ भी है, वैसे तो पढ़ी है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखेंगे तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसकी उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। नदी द्वीप। अब देखेंगे द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? एक ये जो एक द्वीप समूह ये दे रखा है, चारों ओर पानी पानी है और बीच में ये स्थल एरिया दे रखी है, इसे क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था।
1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या है। अब प्रवाल क्या होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। बहुल बिखरे हुए यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियाँ विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश को औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर खत्म। अब इसके क्वेश्चन हैं तो वो देख लेते हैं, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? जो 3 ओर से समुद्र, जैसे ये वाला क्षेत्र है अपने इंडिया का, ये नीचे वाला है, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। तो 3 ओर से जल से घिरा है तो इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। तभी तो इस वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिण का जो भारत होता है, दक्षिण भारत जिसे बोला जाता है, इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? जो पूर्वी भाग में, जैसे ये जो, सॉरी मैं मैप बनाती हूँ, थोड़ा सा आपको समझाती हूँ फिर। ये हमारा हो गया इंडिया, ये पूर्वी भाग ये वाला, क्योंकि ऐसे वो करते हैं जब, तो ये पूरब पड़ता है इधर की साइड, तो ये हो गया पूरब, ये इधर हो गया पश्चिम, ऐसे इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, क्या हो गया? उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण। तो ये वाले इधर साइड में, एक तो पूरब में देखा जाए तो इधर क्या है? म्यांमार फैला हुआ है। क्या है? म्यांमार। अब इसमें ये पूछा है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। हिमालय हमारा इस आकार में आके ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे करके और ऐसे घूम गया नीचे की साइड में,
तो ये सीमा जो बनाता है हमारा हिमालय, तो कौन से देश के साथ में? म्यांमार के साथ में ये। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? पूर्वांचल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसे हटा देते हैं, कितना गंदा सा बनाती हूँ मैं मैप पे। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। अब गोवा के दक्षिण में इधर मैं मैप से आपको समझाऊंगी। जैसे ये गुजरात हो गया और ये इधर का क्षेत्र, ये इतना बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा गुजरात हो गया और ये हो गया महाराष्ट्र, इधर ये पूरा महाराष्ट्र, और इधर छोटा सा गोवा, इधर कर्नाटक और इधर केरल। ठीक है, तो इसमें पूछा है पश्चिमी तटीय पट्टी, तो ये इधर हो गया पूरब, ये पूरब है, ये पश्चिम है ना। तो ये होगी पूर्वी पट्टी हो गई, ये होगी पूर्वी पट्टी और ये होगी पश्चिमी पट्टी। अब पश्चिमी पट्टी के भी नाम अलग अलग दिए हुए हैं, तो कौन सी? अब हम बताते हैं, आपको नाम बताते हैं। ये गोवा और मुंबई का जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोला जाता है कोंकण। क्या बोला जाता है? कोंकण क्षेत्र बोला जाता है। और जो जो कर्नाटक वाला एरिया है, उसे बोला जाता है कन्नड़। क्या बोला जाता है? कन्नड़। और जो ये केरल वाला एरिया